प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल के विस्तार पर। क्या कमाल की बात है, प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने में बमुश्किल 1.5 महीने का समय बचा है। स्थिति यह है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 230 में से 39 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर चुका है। और ऐसे हालात के बीच में खबर कल रात से यह आई है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार होने जा रहा है। अब यह विस्तार सुशासन को लेकर है या चुनावी जमावट को लेकर, इस पर ही हम बात करेंगे। क्या चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की ये कवायद पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव में संभावनाओं को बेहतर कर देगी? क्या मतदाता इतनी आसानी से इस विस्तार के आधार पर अपने मत देने के निर्णय को ले लेता है? क्या वाकई चुनाव इतना आसान है? क्या आप चुनाव से ठीक पहले अगर किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के वर्ग के से जुड़े हुए प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल का हिस्सा बना लेते हैं तो उस वर्ग का समूचा वोट पार्टी के लिए गारंटी हो जाता है? यह सवाल इसलिए उठता है कि आखिर इस समय पर मंत्रिमंडल के विस्तार की नौबत क्यों आन पड़ी है? शिवराज सिंह चौहान जब बदली हुई परिस्थितियों में कमलनाथ सरकार के पतन के बाद मुख्यमंत्री बने तो पहले उन्होंने अकेले शपथ ली, फिर 5 मंत्री जुड़े और उसके बाद में 25 मंत्री जुड़े। कुल मिलाकर 3 सीटें लगातार इस मंत्रिमंडल की खाली चली आ रही थी पिछले 3 साल से। अब जब 3 महीने भी इस सरकार को नहीं बचे तब 3 मंत्री इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो हम इसी पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विस्तार क्यों। हमारे साथ इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ गोविंद मालू जी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से आवाज मुखर करने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, और इन दोनों के बीच तटस्थ राय देने के लिए इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद मालू जी से ही करते हैं। सब कुछ इतना बढ़िया तो है मालू जी, कभी 200 पार, कभी 150 पार, उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाहाकार, कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा समझाइए ना मालू जी। समझ में आया प्रदेश कि 1.5 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके सुशासन के किस आयाम को स्पर्श करने की अभिलाषी हैं आप? ये तो अखबार की खबर, बाकी सबकी चर्चाओं में ऐसे विषय निकल कर आया है। लेकिन देखिए, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का कि वो किसको कब मंत्रिमंडल में शामिल करें, कितना विस्तार करें और किसको कौन सा विभाग दें। और ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तो नहीं हो सकता। चुनाव के 6 महीने बचे, 3 महीने बचे, जो भी कुछ है। लेकिन कई सारी चीजों पर रणनीतिक ढंग से भी और हमारे शासन प्रशासन के बारे में भी या संगठनात्मक सोच के बारे में भी इस तरह का निर्णय लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। लेकिन जब ये सब चीजें आएंगी सामने तब हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल तैयार हैं। क्या मालूम जी, आप इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, पार्टी की मुख्य धारा में शामिल हैं, इतने अनजाने हैं क्या? हम बाहर से होते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में दावा करने की स्थिति में, और आप कहां पार्टी का पक्ष रखते हुए अपने आप को इतना अनजान सा बता रहे हैं। विस्तार तो हो ही रहा है। बिसेन जी भोपाल आ चुके हैं, राजेश शुक्ला भोपाल आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के अधिकार को लेकर कौन चुनौती देगा? संविधान में वर्णित है, मुख्यमंत्री अपनी मंशा के अनुसार मंत्रिमंडल में जिसको चाहे उसे बना सकते हैं। और आपसे जानना क्या है? जानना केवल इतना है कि जब चुनाव में 1.5 महीने का समय बमुश्किल ऐलान को लेकर बचा है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों? मालू जी के पास तो कोई उत्तर होगा ना, क्योंकि इस विस्तार से पार्टी को प्रदेश में संदेश देना है। अब उस संदेश देने के मौके को क्यों चूकना चाहते हैं मालू जी? थोड़ा बताइए ना कि इस विस्तार से हम समाज को, प्रदेश को, देश को ये संदेश देने जा रहे हैं, थोड़ा बताइए। राजनीति होती संदेश देने के लिए है। राजनीति में काम होता है संदेश देने के लिए, जो काम किया जाता है वो संदेश देने के लिए होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक अधिकृत रूप से कुछ चीजें सामने नहीं आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। जब वो इस बात की घोषणा करेंगे या इस बात का ऐलान करेंगे तब हम इस पर बात भी करेंगे। अभी तो तैयार ही है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, हर चीज का क्योंकि राजनीति है,
तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी, प्रतिनिधित्व के हिसाब से भी, समीकरण के हिसाब से भी। और अरे चलिए मालू जी, इसे छोड़िए, अब सीधा सवाल करते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए या चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए? ये कोई समय मंत्रिमंडल के विस्तार का, ये कोई उपयोगिता है मंत्रिमंडल के विस्तार की, इस समय पर जब हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में सीट बचाने या सीट बनाने में लगा है? ऐसे में विस्तार की कोई भी खबर अभी क्यों आ रही है, इस पर बोलिए। हिमांशु जी, विस्तार कभी भी हो सकता है, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, उसका 4 दिन पहले भी हो सकता है। विस्तार का क्या है? अगर आपके पास उसमें स्थान है तो विस्तार कभी आप तो विस्तार आचार संहिता के दौर में भी कर सकते हैं, लेकिन मालू जी शायद इसका उत्तर खोज नहीं पा रहे। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं, भूपेंद्र जी के पास इसका उत्तर जरूर होगा। तो भूपेंद्र जी, आप ही बताइए, जिस शिवराज सिंह सरकार को अपदस्थ करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उस सरकार का विस्तार होने जा रहा है। यह विस्तार आपको कितना लाचार बना देगा भूपेंद्र? ये सरकार लाचार है और उसकी जो है जनता के बीच में प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है कि अब वो भागते हुए भूतों को लंगोटी पहनाने का काम कर रही है। चार भूतों को लंगोटी पहनाई जा सकती है, तो उस काम में ये सरकार लगी है। आज विंध्य क्षेत्र में आपने 4 साल जिस व्यक्ति की उपेक्षा की, उसको ये लंगोटी पहना के उपलब्ध क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे, टारगेट क्या है इनका? जिसे तुम टिकट नहीं देना चाहते थे उसे अब मंत्री बनाने पड़ रहा है आपको। इस मजबूरी का भी तो कोई नाम होगा। इस रिश्ते को क्या कहते हैं, जरा मालू जी ये बताइए। आज जो परिस्थितियां आपकी पार्टी में पैदा हो गई हैं, आपने तो जो है तेल लगा लगा के जो है सौतेले बच्चों को पद दिए, हारे हुए लोगों को भी जो है मंत्री पद के दर्जे दिए, और सगे बच्चों को आखिरी राउंड में जब बिल्कुल छाछ बची है तब आप कह रहे हैं कि बेटा दूध पी लो। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आपकी हताशा का परिणाम है। आपकी पार्टी को ये पता चल गया है कि आपकी जो है दुकान बंद हो गई, माल बचा नहीं बेचने के लिए, और इसलिए अब आपको जो है लोगों को साधने के लिए कोशिश करनी पड़ रही। मालू जी खुद बेचारे जो है इसी बात का शिकार है। मालू जी जैसे भले आदमी को कुछ नहीं मिला इस दुकान पे, पर इन्हें जो है सेल्समैन बना के रोज शाम को भेज देते हैं। तो ये भाई साहब जो है इसकी असलियत की बात अब सब जनता के सामने आ चुकी है। जिन नामों को आप लेकर आए वो भाई, मालू जी की दुकान पे माल नहीं बचा, चलो ठीक है, पर आपकी तो दुकान ही नहीं बची मालू जी के चक्कर में, तो चिंता तो उसकी करनी पड़ेगी। और आगे भी दुकान रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका सवाल है। भाजपा अगर चुनाव से आचार संहिता लगने के 1.5 महीने पहले इस विस्तार को अंजाम देने जा रही है, कि आपकी रणनीति पे कितना बड़ा आघात है। जिन लोगों के बूते आपको उम्मीद थी कि ये आपके लिए कुछ कर देंगे, वो सब भाजपा के लिए वापस काम करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने में हवा काफी बदल रही है भूपेंद्र भाई। जितने असंतोष के सुर थे वो सब जय घोष में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं भाजपा के। वो तमाम बड़े नेता जो कुछ झुके झुके से, थके थके से लग रहे थे, विधानसभा सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, भाजपा रणनीति में शुरू से माहिर मानी जाती रही है, रणनीति फिर एक बार सिरे चढ़ा रही है। देखिए सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, वो काम संविधान की धज्जियां उड़ा के जिस तरह से काम हो रहा है, आप बताएं कि बाहर के दूसरे प्रदेशों के विधायक आकर क्या प्रशासन की किसी प्रदेश में बैठक लेते हैं? मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। इनके जो ये एमएलए आए हुए हैं अपनी दुकान सजाने के लिए, वो सब बैठ के ले रहे हैं प्रशासन की। कलेक्टर वहां जी हुजूरी कर रहा है। ये संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है क्या? ये जो है लूटखोरी करने के लिए जो सरकारें जिस तरह से काम करती हैं, उस काम को इस तरह से अंजाम दे रहे हैं। इनके जो है बाहर से आए विधायक अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक लें, वहां तक तो समझ में आता है। चुनाव की रणनीति बनाए, वहां तक समझ में आता है। ये प्रशासन की बैठकें लेने लगे बाहर से आयातित आदमी। ये जो है ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है? ये मालू जी तो बताएं। भूपेंद्र जी, भाजपा और कांग्रेस की चिंता के स्थान पर संविधान की चिंता पर आ गए हैं। पर अरविंद तिवारी जी अभी भी विषय पर रहेंगे। क्या कहते हैं अरविंद जी? भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। जो नाम चर्चा में है उसमें एक नाम विंध्य से रायन शुक्ला, एक नाम महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, एक नाम लोधी समुदाय से राहुल लोधी या जालम सिंह पटेल। क्या देखते हैं इस समीकरण को? क्या भाबते हैं आप?
विशुद्ध चुनावी जमावट का मामला है। देखिए, आप 4 साढ़े 4 साल, पौने 5 साल राजेंद्र शुक्ला मंत्रिमंडल से बाहर रहे, लेकिन अब चूंकि विंध्य से जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर अच्छी खबरें नहीं है। तो विंध्य में संतुलन साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को मौका देने की बात आ रही। 1.5 महीना बचा है लगभग, मतलब अपन ये माने आचार संहिता लागू होने को, चुनाव को बहुत मतलब 3 महीने मान ले। तो अब ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आ रही है, और जैसा हम सुनने में आ रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को सूचना पहुंच गई, वो भोपाल आ रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन भोपाल पहुंच रहे हैं, और भी नाम चर्चा में है। तो ये देखिए आप, राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन, ये तो क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए 2 नाम सामने लाए गए हैं। और विशुद्ध मतलब जो फीडबैक मुझे लगता है कि जो अभी तक मैं आपसे समझना चाहूंगा, चुनावी जमावट है, पर क्या इसको आप इस रूप में देखेंगे कि भाजपा जमीनी हकीकत के अनुरूप कदम उठाने में संकोच नहीं कर रही है, उसे आलोचना की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं है, किससे उसे चुनावी लाभ हो सकता है वो कदम उठा लिया जाए, इसके संदर्भ में वो फैसले ले रही है। जो चुनाव बुरी तरीके से हारे उनके फैसले फिर से लड़ाने में उसे संकोच नहीं। ललिता यादव को खुद बड़ा मलहरा भेजा था, 18,000 से आ रही, पर छतरपुर से वही जीत सकती है, इसको समझकर उन्हें छतरपुर से उतारने में गुरेज नहीं। क्या आप मान रहे हैं अरविंद जी कि भाजपा ने तो को महसूस करके निर्णय लेने की कोशिश शुरू कर दी है? देखिए हिमांशु जी, हम इसको दूसरे रूप में देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि जमीनी हकीकत को जानते हुए भाजपा ने निर्णय लेने की शुरुआत की, निर्णय लिए हैं, निर्णय लेने जा रही है, हम तो ये कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, इसका मतलब अगर आज राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में लाने की स्थिति बन रही है, या राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है, या गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या लोधी समीकरण के चलते जो नाम चल रहे हैं कि राहुल लोधी या जालम सिंह पटेल आ जाएंगे। मतलब कल रात को तो आश्चर्य लग रहा था कि प्रीतम लोधी का भी नाम था कि प्रीतम लोधी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं देखिए ना कि या तो पहले कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसको भाजपा ने कहा कि भाई सुधारा जाए, क्योंकि लोधी समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक है। विंध्य में जो स्थितियां पिछले विधानसभा चुनाव में थी वो वैसी स्थितियां नहीं है। ये फीडबैक हमारे पास भी आ रहा है लगातार कि विंध्य में वो स्थितियां नहीं है। विंध्य में अगर आप राजेंद्र शुक्ला इतने काबिल थे तो आपने उनको 4.5 साल, पौने 5 साल मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा? डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन इतने वरिष्ठ नेता थे तो फिर क्यों अनदेखा किया? लेकिन वहां जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसके चलते अब लग रहा पार्टी को कि कहीं ना कहीं इन समीकरणों को साधने के लिए हम इन्हें लाए। अब आपने अभी कहा कि टिकट की बात आपने कही कि कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव हारे, ललिता यादव का आपने उल्लेख किया, और भी कई लोग हैं उनको पार्टी ने मतलब आप तो देखिए ना कि मालवा निमाड़ में महेश्वर सीट पे राजकुमार मेव ने पिछली बार पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़ा। राजकुमार मेव के कारण भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 3रे नंबर पे चला गया वहां पे, लेकिन राजकुमार मेव को पार्टी टिकट दे रही है। तो ये इंदौर में राजेश सोनकर, इंदौर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको पार्टी सोनकच ले जा रही है, और उसका नतीजा है कि आज सोनकच के लोगों ने भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी को रोक लिया। कार्यालय मंत्री जो है राघवेंद्र शर्मा, उनके साथ झूमा झटकी हो गई। मतलब देखिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का जो भी पैमाना रहा हो, लेकिन वो सुधार की कोशिशों को लेकर कुछ कहेंगे गोविंद मालू जी? आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं हो सकता है विस्तार। अब आपको कल भी जुड़ना ही है, हमारे साथ नहीं बैठेंगे, किसी और के साथ बैठेंगे। अच्छा नहीं लगे ना मालू जी? लोगों को लगे बताओ गोविंद मालू जी इतने बड़े नेता हैं और ये भी नहीं पता कि हमारी सरकार का विस्तार हो रहा है। इनकार से क्या फायदा? जो हो ही रहा है उसका इनकार करके गोविंद मालू जी क्या फायदा? तो अब हो रहा है तो उसके मायने थोड़े समझाओ ना गोविंद मालू जी। हिमांशु जी, ये अधिकृत घोषणा करने के लिए मैं आपके स्क्रीन पर यही कहूंगा कि जब तक हमको कोई सूचना नहीं मिलती है, मैं प्रयास की बात कर रहा हूं मैं, और यदि होगा तो प्रोरोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का, वो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी वो एल वक्त पर भी कल भी बात कर सकते हैं और भी बाद में कर सकते हैं। देखिए ये हमेशा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पार्टी में बात करके, संगठन में बात करके किसी को भी इंक्लूजन कर सकते हैं, जगह भी है मंत्रिमंडल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, कई सारी जगह पर जो निर्णय लिए जाते हैं
वो सबसे विचार विमर्श करके ही जाते, चाहे उम्मीदवारों के बारे में हो, चाहे पार्टी के मंत्रिमंडल के बारे में हो या संगठन के बारे में हो, सब लोग मिल बैठकर विचार करते हैं। और हर व्यक्ति की उपयोगिता है कि कहीं उसका अगर नहीं लिया, कहीं किसी को मंत्रिमंडल या नहीं लेते हैं या नहीं लिया है, इससे पहले लिया है, संगठन में उसकी उपयोगिता, संगठन में उसका उपयोग लेते हैं। हर व्यक्ति के लिए काम, हर काम के लिए व्यक्ति है, और जरूरी नहीं कि वो कोई मंत्री बने या किसी। मनोज एक ज्ञान की बात बताइए, देखिए राजेंद्र शुक्ला जो है ना, पहले भी 12-14 साल मंत्री रह चुके हैं, गौरी शंकर बिसेन भी रह चुके हैं, 3 साल से दोनों को संतरी बनाकर आपने घर बिठाया हुआ, अब फिर से उनकी शपथ कराई जा रही है। आ चुके भोपाल, आपको भी जानकारी, हमें भी जानकारी है। क्या गलती थी? 3 साल पहले गलती की या अब गलती की जा रही है? दिखेगा ऐसा नहीं है, संगठन में बहुत सारे काम होते हैं जो उनके लिए आते हैं और वो करते हैं, और पहले भी संगठन का काम करते रहे हैं ये सारे के सारे नेता जिनके नाम ले रहे हैं आप, अभी भी कई सारे नेता कर रहे हैं काम। तो देखिए, ये मैंने कहा ना कि संगठन के भी बहुत सारे काम है, सत्ता में कितना स्थान होता है उतना मिलता है, तो ये सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन चुनाव में जीतने के लिए जो भी रणनीति, जो भी तरीका अपनाएंगे, चुनाव जीतने के लिए होता है। और सकारात्मक ढंग से इस बात का क्या संदेश जाएगा, इसलिए हर पार्टी, हर दल ये संगठन में। अरे आपको लगता है गोविंद मालू जी कि जनता जो है इतनी भोली, इतनी मासूम और इतनी अनजान रहती है कि जिस नेताओं को आपने 3 साल तक दायित्व से महरूम रखा, उन्हें 1.5 महीने पहले आप मंत्री का तमगा दे देंगे और जनता एक मुश्त आपके पीछे आ जाएगी कि भाई बस इसका ही तो इंतजार था। वाकई राजनीति इतनी सरल है क्या गोविंद मालू जी? आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, इतना ही आसान रहता है क्या? नहीं, ऐसे देखिए, ये हिमांशु जी, एक बात ये है, संतुलन की बात है, संदेश देने की बात है और आत्मविश्वास की बात। हम सरकार में पूरी ताकत के साथ लौट रहे हैं, ये भी हमारा आत्मविश्वास है। हम ये नहीं कि अभी ले लिया है तो 1.5 महीने पहले खोल लिया या 15 दिन पहले खोल लिया। तो हमारा एक हमारे तरीका काम करने का, हमारी कार्य पद्धति है, किसको कहाँ पर बिठाना, किसको कहाँ से कहाँ रखना, ये सब चीजें होती हैं। जैसे उम्मीदवार की बात भी हुई, तो उम्मीदवार अगर कोई, हम विनेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि चुनाव जीत कौन सकता है। यदि हमारी जनता है कुछ नाराज भी हो गया और उसको चुनाव जीत सकता है तो उसको टिकट दिया जाता है। कई बार होता है कि हमसे उस बारे में अगर चूक भी हो जाती तो हम उसको ठीक भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो कई बार परिस्थितियां होती, कई बार समीकरण होते हैं, इसलिए ये अलग अलग जगह पर उनसे संगठन में या सत्ता में काम लेने के लिए कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। और कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता भाव से एक विचारधारा के आधार पर, और हमारी जो नीति है सरकार की, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उनके विकास की नीति, सुशासन की नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उस काम में सभी लोग सन्नद्ध रहते हैं, लगे रहते हैं। और ये पार्टी को तय करना होता है कि किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, उसको वहां सामने दिया जाता है। बताओ कितनी अजीब सी स्थिति है ना मालू जी। भूपेंद्र गुप्ता जी जैसा आक्रामक व्यक्ति आपके लिए ठीक काम ना मिलने की चिंता कर रहा है, पर पार्टी आपकी चिंता नहीं कर रही है। तो बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन मैं भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी संभावनाओं पे कितना तुषारापात हो रहा है ना। विंध्य महाकौशल से आपको बड़ी उम्मीद थी, विंध्य महाकौशल के 2 बड़े चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे सोएंगे आप भूपेंद्र जी? से कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। जहां पर जो है ये राजेंद्र शुक्ला जी को अब कोशिश कर रहे हैं महत्व देने। अगर उसको पहले महत्व दिया होता तो इनने तो उसका जब पूरा बेचारा जो कचूमर निकल गया तब ये उसको वापस बुला रहे हैं। वहां तो हमारा मेयर जीता है, जिस मतों से जीता है वो सबके सामने है। तो परिस्थितियां तो वहां पर दूसरी हो चुकी हैं। और जो है ये क्षेत्रीय संतुलन या जातिगत संतुलन एक दिन की बात तो होती नहीं है। जिसको आप जिस व्यक्ति को अगर अपमानित किया जाता है और वो जो है महसूस, राजनीति में तो एक क्षण में मैसेज जाता है और वो संदेश जब चला जाता है तो उसको रफू करने में टाइम लगता है। ये जो झीनी चदरिया जो है इसको रफू करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इसके पॉलिटिकल परिणाम वही आएंगे जो संदेश जा चुका है। लोग जो है अपमानित महसूस वक्तव्य में थोड़ा अंतर विरोध हो गया।
आपने खुद कहा भूपेंद्र जी, राजनीति में संदेश तो एक क्षण में जाता है। तो शपथ हो रही है, संदेश गया, काम बन गया भाजपा का। क्या कहते हैं भूपेंद्र जी, आपके सिद्धांत पर अगर यकीन करें तो संदेश एक क्षण में, यहां तो पूरे 24 घंटे लिए जा रहे संदेश देने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संदेश गया कि जो है सरकार डपसट में है, घबराई हुई है, और घबराहट में जो है, घबराहट को अपना जो है ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन मरीज जो है बेहाल है। इस समय मरीज को वापस रिकवरी के चांस नहीं है, वापस रिकवरी के चांस नहीं है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए अरविंद जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी मान रहे हैं, हाँ संदेश तो गया, और संदेश ये गया कि सरकार संकट में है। इत्तेफाक रखते हैं या आप मानते हैं भाजपा जो हमेशा रणनीति के मामले में औरों से 21 मानी जाती है, एक बार फिर 21 है? उसे समझ में आ गया विंध्य खतरे में है, समझ में आ रहा है महाकौशल संकट में है, साध रहे। विंध्य की राजनीति में ब्राह्मण ठाकुर समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, और वहीं जहां से गौरीशंकर बिसेन है उस समुदाय की भी बड़ी अहमियत है। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया हो सकता है, और जो फीडबैक रहा उसके आधार पर विस्तार और क्षेत्रवाद और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो समय बचा है उसमें आप संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हो तो कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। मतलब आप बताइए ना कि जिन राजेंद्र शुक्ला को आपने 4.5 साल, पौने 5 साल पूरी तरह उपेक्षित रखा और उनके समानांतर नेतृत्व को आगे बढ़ाया, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम को मौका दिया हो या चाहे अन्य नेताओं को आगे बढ़ाया हो, केदार शुक्ला को तवज्जो मिली हो, और ये सब जो वहां के ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, क्षत्रप माने जाते हैं, उन्होंने पूरी लॉबिंग की थी उस समय जब सरकार दोबारा बनने वाली थी कि किसी भी हालत में राजेंद्र शुक्ला मंत्री नहीं बने। अब राजेंद्र शुक्ला को यदि मंत्री बनाया भी जा रहा तो मुझे नहीं लगता हिमांशु जी कि उसका कोई बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। उसका कुछ बहुत फायदा होगा, तो ये अरविंद तिवारी का आकलन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में बने रहने के लिए यथायोग्य प्रयत्न कर रही है, इसीलिए रामपाल सिंह को अभी मंत्री का दर्जा कल ही दिया गया है। प्रहलाद पटेल और गौरीशंकर बिसेन महाकौशल की राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे गए हैं, लेकिन वर्तमान में भाजपा नेतृत्व दोनों को ही साधने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए प्रहलाद पटेल की पसंदीदा लोगों को जहां 39 लोगों की सूची में स्थान मिला है, वहीं अभी मंत्री के तौर पर उनके भाई का नाम भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं गौरीशंकर बिसेन का आना महाकौशल क्षेत्र में कहीं ना कोई तो प्रभाव डालेगा। राजेंद्र शुक्ल ने पिछले 1.5 दशक में विंध्य की राजनीति में अलग मुकाम हासिल किया। पिछले 3 साल से वो हाशिए पर दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश बता रही है कि भाजपा को कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ल की अहमियत का एहसास हुआ है। पर भाजपा का यह एहसास क्या जनता के बीच कोई एहसास पैदा कर पाएगा, ये सवाल है। इसका उत्तर तो नवंबर या दिसंबर के होने वाले मतदान पर ही चलेगा। लेकिन इतना तय कि भाजपा जमीनी हकीकतों को भाप कर कदम उठाने में संकोच नहीं कर रही है, और वो कदम उठा रही है जो कदम उसने खुद ही अपने हाथों से पिछले 3 साल से रोके। देखें इतनी देर से उठाए हुए कदम उसको क्या मनोवांछित परिणाम दे पाएंगे, इंतजार रहे। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति व कला के